श्रीमती सीमा बिरोली जी, श्री कुलदीप रंधावा जी, श्रीमती लाजवंती ढिल्लो जी और जितने भी मंच पे उपस्थित हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और जुलाना की इस पवित्र धरती को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। आपने अपनी इस बहू को जो बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, मैं इस जुलाना की धरती को हमेशा नमन करूंगी और आपके संघर्ष की मैं हमेशा साथी रहूंगी। आज जुलाना की इस पवित्र धरती पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, मेरी दादी जी हमेशा इंदिरा गांधी जी के किस्से मुझे सुनाया करती थी। मेरी माँ इंदिरा गांधी जी के ऊपर गीत सुनाया करती थी। तो बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आंखों में, वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज़ को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली हैं। और मेरे से ज़्यादा तो उनको कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा। बहुत ही कम टाइम में, चाहे अपनी इस बेटी को, जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहाँ पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। जब 28 तारीख को हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था, उसके बाद हम
प्रियंका दीदी से मिलने गए थे। दीदी ने मिलने बुलाया था, मिले थे, हम सभी बैठे थे। तो हमने दीदी को बोला कि दीदी, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। इतनी अगर गहरी बात हमने किसी को बोली है तो ये आप समझ लीजिए कि वो परिवार से भी बढ़ के वो इंसान है जिसको मैंने अपने दिल की बात उस टाइम पे उनके सामने खोल के रख दी थी। आपको ये बात पता नहीं होगी कि दीदी ने उस टाइम पे क्या बताया मुझे। उन्होंने अपने भी एक पर्सनल बात मुझे बताई। हम सब खिलाड़ी वहां पे थे, बजरंग भी था, साक्षी भी थी, कि जब उनके फादर के साथ में दुर्घटना हुई थी, उनको भी ऐसे लगा था कि ये देश मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इस देश ने मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाया, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब दीदी पूरे देश में निकली और लोगों का प्यार, उनका दर्द और उनका आशीर्वाद देखा, पूरे देश ने उनके दर्द को अपना दर्द जब समझा था, तो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन हमें भी ये लगा था कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा देश गलत हो नहीं सकता है। उन्होंने बोला कि अब आपको लग रहा है कि इस देश में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन चंद लोगों के कारण ये जो हमारा देश है, ये भारतवासी हैं, ये आपको इतना प्यार देंगे लौटा के कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और एक बात और उन्होंने बोली थी उस दिन, उन्होंने पूछा था कि कुश्ती का क्या करना चाहते हो। हमने बोला दीदी कुश्ती करने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस मैदान में हम लड़े हैं, जिस तिरंगे को हमने फहराया है, आज वो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज़ें, वो दर्द हम बता नहीं पाएंगे आपको कभी भी। लेकिन इन्होंने बोला कि कुश्ती नहीं छोड़नी है और मैं चाहती हूँ तुम उस मैट पे दोबारा जीतो और हम गर्व से कह सकें पूरा देश आप पे गर्व करता है, पूरा देश आप पे गर्व करता है। कमरे में गई थी और जब बाहर निकल के आई तो वो लड़की दुर्गा का रूप लेके बाहर निकली थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, मेरी बड़ी बहन का है। मैं बहुत भावनाओं में से चलने वाली लड़की हूं, राजनीति में नई नई आई हूं। आप ये मत मानना कि मैं राजनीति के उसमें, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गई हूं इसलिए मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हूं, मैं ये बातें बड़ाई की कर रही हूं। लेकिन मैं दिल से राहुल भैया का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया मैम का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण थे, जब ज्वाइनिंग से पहले हम उनसे मिले थे, ऐसे लगा था कि पूरा देश और एक मेरा परिवार जो है वो और बढ़ गया है और मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ उनके सामने रख सकती हूँ और वो 1 मिनट में, चुटकियों में मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझे इनसे जो मिला है, वही आशीर्वाद प्यार पूरे देश ने मुझे देने का काम किया है। ओलंपिक से आने के बाद में इस पूरे देश ने जो मेरे को संभाला है, इस टूटी हुई लड़की को संभाला है। ये टूटी हुई लड़की आज आपके सामने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में खड़ी है और आपको ये कह सकती है, मेरी छोटी बहनों को बता सकती हूँ, मेरे बड़े भाइयों को बता सकती हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग, प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी बहन आपके पीछे खड़ी रह के हमेशा आपकी ताकत बनने का काम करेंगे। आप सबको पता है राजनीति में मैं नई हूं। दिन में 10 बार बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी फोन आ जाते हैं मेरे पास में कि बहन क्या चल रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो मेरे को गाइडेंस मिल रहा है, जो परिवार मेरा एक इतना बड़ा क्षेत्र जुलाना विधानसभा का, हर दिन जो मैं गांव में निकली हूं, हमारा कारवां, हमारा परिवार, हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता गया है। मेरे को समेटने में भी टाइम लगेगा आपके इस प्यार को, आपके इस सम्मान को, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, मेरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकती हूँ, आपकी बेटी ना कभी किसी के सामने झुकी थी, ना कभी किसी के सामने झुकेगी। परमात्मा के सामने हमारा शीश झुकता है और बड़ों का हम आदर सम्मान अपनी जी जान से ज़्यादा करते हैं। और मैं ताऊ और ताई सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, जो पगड़ी आप मान सम्मान में अपनी इस बेटी को पहनाते हो,
बेटी मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरी तो शादी हो गई है। आपने कभी मेरे को ऐसे फील ही नहीं करवाया कि मेरी शादी हुई है यहाँ पे। आपने बेटी से भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार मेरे को दिया है। आपकी ये बेटी आपके हर दुख दर्द में, हर पिछड़े समाज के साथ में, हर उस दलित, हर उस अत्याचार के आगे खड़ी होगी जो आपने कभी झेला है। हर उस जातिवाद से, हर उस धर्म से आगे बढ़ के आपकी बेटी हमेशा आपके हकों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन वो ताकत और वो विश्वास आपको मेरे को देना पड़ेगा। जब आपकी बेटी विधानसभा में जाएगी तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो आवाज़ जो बनेगी वो आपकी आवाज़ बनेगी। आपके बीच में से जो ये बेटी जाएगी, आपके हकों की आवाज़ बन के, आपका जो मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप 5 साल बाद जब मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगी, यही बड़ा मंच होगा। और मैं दीदी को भी बताना चाहती हूँ, ये जुलाना विधानसभा एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से इस जुलाना की मेरी कर्म भूमि को मैं हमेशा तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करती रहूंगी, धन्यवाद देती रहूंगी कि आपने इस बेटी को, एक ऐसी बेटी को जिसके पीछे इतने दुश्मन लगे हुए हैं, इतने लोग पीछे लगे हुए हैं तोड़ने को, डराने को, लेकिन आपके विश्वास से, आपकी ताकत से ना कभी डरे हैं, ना कभी झुके हैं। आप सबका जो विश्वास है वो ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। आपकी ये बेटी हमेशा दिन रात आपके बीच में रह के, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये तो चली जाएगी यहाँ से, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और प्रियंका दीदी ने जब मेरे को यहाँ पे भेजा था, दीपेंद्र भाई साहब से जब मैं मिली थी, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कुश्ती के क्षेत्र से अलग है ये क्षेत्र, लेकिन जब आप इन लोगों को टाइम दोगे तो ये लोग आपको अपने दिल और जान से ज़्यादा प्यार करेंगे। और जुलाना की इस धरती ने मेरे को वो दिखा दिया है, वो प्यार, वो सम्मान दे के। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपको कि आप हमारे मान सम्मान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता, हर एक हमारे पार्टी का नेता, चाहे 20 साल पुराने हों, चाहे 25 साल पुराने जो पार्टी में लगे हुए हैं, हर एक तक मैं पहुंचूंगी। आप ऐसे नहीं मानना कि भूल जाएगी, आपके घर तक, आपके चूल्हे तक आपकी बेटी जाने का काम करेगी। बस थोड़ा सा टाइम और वक्त मुझे आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका दीदी का, दीपेंद्र भाई साहब का मैं हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सबका, आपके प्यार का हमेशा मान सम्मान ऐसे ही बनाए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अब बिना विलंब के हरियाणा की हर बहन को, जिसमें अपना भाई दिखाई देता है, हर पीड़ित में अपना मसीहा दिखाई देता है, और हर मां में जिसको अपने बेटे की सूरत दिखाई देती है, उस हरियाणा के नूरे नजर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों के साथ भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तकबाल हम करते। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया। जब किसान पे बात आई, आपको लखीमपुर याद होगा, जब किसानों को बेरहमी से भाजपा सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, तो एक शेरनी की तरह एक हमारी बहन देश में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। जब संविधान की बात आई और गरीब की बात आई, संविधान पे आक्रमण हो रहा था देश में, तो हमारी बहन सबसे पहले आई। और जब हरियाणा के मान सम्मान की बात आई तो हमारे बहन ने हमेशा हरियाणा के लिए हमेशा बहन खड़ी रही। आज ऐसी हमारी बहन का मैं अपने इलाके में आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि आज हमारे हरियाणा की इस पावन धरा पे और मेरे इस इलाके में आप आए हो। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। बाकी हरियाणा में क्या चल रहा है,
ये रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई जुलाना वालों? क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो, हमने नहीं कहा कि आ रही है, बोलो, अंदर से आपके आवाज आई, क्योंकि ये भगवान की आवाज है, सच की आवाज है। जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसने हरियाणा का इतना नुकसान किया, जिस सरकार ने आज हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया नशे में, हरियाणा को बीजेपी ने नंबर 1 बना दिया देश में अपराध में, भ्रष्टाचार, महंगाई, आज विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने वाली ये सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली बीजेपी की ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये भाजपा की सरकार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को हरियाणा में बंद करने वाली बीजेपी की ये सरकार, आज हर घर को परेशानी में डालने वाली बीजेपी की ये सरकार। आज जब हमने इस सरकार से, मैं प्रियंका जी को बताना चाहता हूं, हमने एक पदयात्रा करी और सरकार से पूछा कि आपने हरियाणा का इतना भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का भट्टा? मैं सवाल पूछा कि आपने हरियाणा का जो भट्टा बिठा दिया है, हरियाणा हिसाब मांग रहा है 10 साल के आपके कुशासन का, तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी है, हम बीजेपी हैं, हम हिसाब नहीं देंगे, 10 साल हरियाणा का भट्टा हमने बिठा दिया हो, भले हम हिसाब नहीं देंगे क्योंकि हम बीजेपी हैं, हम तो हिसाब लिया करते हैं, हम हिसाब दिया नहीं करते। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा। जब 5 अक्टूबर को वोट पड़े तो भाई जो मशीन है, भाई मशीनों में से दिल्ली के उन नेताओं तक एक गूंज जानी चाहिए, इतनी मशीन दबा दो, इतनी मशीन दबा दो, दिल्ली के नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। कहीं और आपका बिना हिसाब करे काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। ये महाभारत की धरती है, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, यहां न्याय होगा। बहन बेटी के जब मान सम्मान पे बात आई, ये वो देश है, प्रदेश है, जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने की संस्कृति है। जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई तो यहीं नजदीक में कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महारण हुआ। ये वो देश है, यहां आपकी हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ वो आपने नजारा देखा। मैं आज दीदी का स्वागत करने के साथ साथ आप सबकी तरफ से एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं दीदी को। जब यहां पे आए हम नामांकन में, जब यहां पे आए विनेश बहन के प्रचार में, तो इन सब ने कहा कंपटीशन लगेगा। गढ़ी सांपला कलोई, जो हुड्डा साहब का विधानसभा क्षेत्र है, गढ़ी सांपला कलोई का और जुलाना का कंपटीशन लगेगा कि कौन ज्यादा जिताएगा। तो मैंने इनको कहा कि भाई जुलाना से ज्यादा जिता दो आप। बताओ भाई, जुलाना से ज्यादा जिता दोगे क्या? जुलाना से ज्यादा जिताओ आप। बड़ी जीत, आप बड़ी जीत जुलाना में देना, ताकि अगली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सतपाल ब्रह्मचारी जी, विनेश जी और हम तीनों मिलकर प्रदेश में जुलाना को नंबर 1 विकास में बनाने की जिम्मेदारी आज हम लेने के लिए आए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, जुलाना को विकास में नंबर 1। बहुत दिनों से जो है मैं समझता हूं ये जुलाना हल्के की आज आस है कि जुलाना विकास में प्रदेश में नंबर 1 आए। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है बड़ा आशीर्वाद देकर मेरी इस छोटी बहन विनेश फोगाट को बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ भेजना। आपके आशीर्वाद की एक एक वोट से मुझे और हम सबको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना विनेश को मिलेगा, और मिलकर हम चलेंगे। बताओ, दीदी को विश्वास दिला दूं, ये जो हल्का ये प्रदेश में नंबर 1। अब मैं आग्रह करता हूं आपके बीच में, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। ये छोटी बात नहीं है कि हमारी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए जुलाना में आज आपके बीच में आई हैं और उनको हमने विश्वास दिलाया कि आप जो आए हो, आपका मान सम्मान जुलाना रखेगा, ये इलाका 36 बिरादरी दीदी आपका मान सम्मान रखेगा। मैं 2 नारों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और लोगों के जुलाना के हमारी 36 बिरादरी की सरदारी के सामने
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका दीदी। बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरी छोटी बहन विनेश, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्री राजा बरार जी जो पंजाब से आए हैं, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी। मैं जानती हूं कि इस सीट से कई उम्मीदवार भी थे कांग्रेस पार्टी के, उनको भी मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि आपकी भी पहचान होगी, सरकार बनेगी तो। आप मदद कर रहे हैं, इसमें बहुत खुशी है हमारी। सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। ये आपका हरियाणा प्रदेश किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े, मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली। तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले, सीखे। तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में एक कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सीखा होगा, ये शहर की लड़की है, लाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊंगी, वहीं बैठ जाऊंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे। दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी, मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीजें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी
अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूं कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में, कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूं हमेशा कि जो आपका प्रदेश है, एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूं, मेरी बच्ची फिर की टीम में थी। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूं, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं हर किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना। माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई। और उसका संघर्ष का फल ही बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले। विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो वो खड़ी हो गई। ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब उठेगी, मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।
ये आपकी हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहाँ से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है, और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए, जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां, जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र, जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी, और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं।
क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए, 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है। तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ, आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है फिर से, वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं है। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। तो क्या हो रहा है आपके साथ? सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। नेताओं को बनाता कौन है? आज चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे विनेश जी हो, क्या आपके बिना हम इस मंच पे बैठ सकते हैं? क्या अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया होता, हमें आगे नहीं बढ़ाया होता, हमें ये अपना कीमती वोट नहीं दिया होता, तो क्या हम यहां आकर नेतागिरी कर सकते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति आपकी है, बहनें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस तरह से बच्चों को बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, बच्चा गलत करता है उसको टोकते हो, बच्चा झूठ बोलेगा डांटोगी, बोलोगी कि क्या झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ भी मार दोगी, कभी कभी टोकती हो। नेताओं को अब टोकने का समय आ गया है। ये भाजपा की पार्टी 10 सालों से यहां राज कर रही है, आपके लिए एक काम की चीज नहीं की है इन्होंने। जब जब आपको जरूरत पड़ी है पीछे हटे हैं। आपसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है, खुद को आगे बढ़ाना है, यही इनको सूझता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें, 10 साल पुरानी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग आपने अपने 2 मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े 2 बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। डीएम के पास जाओ और डीएम सुलझाएगा तुम्हारा मामला। अगर तुम्हारी जमीन ले ली किसी बड़े उद्योगपति ने, ये कानून लाने जा रहे थे, आप समझ गए, आपने पहचाना, और क्योंकि आपने पहचाना, आपने संघर्ष किया। हमारे संविधान ने आपको सबसे बड़ी शक्ति दी है। सत्यमेव जयते कहने वाली बात नहीं थी, ये हमारे संविधान में गढ़ी हुई है ये बात, समानता की बात, कि आप में, मेरी बहन जो यहां बैठी है, आप में, वो खेती जिसने मुझे सिखाई दादू जी, आप में उतनी ही शक्ति है जितनी दीपिंदर जी में है, जितनी मोदी जी में है, जितनी मेरे में है।
ये संविधान ने शक्ति दी है आपको, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप हम सबको बदल सकते हो, एक नया नेतृत्व ला सकते हो। आप चाहो तो अपने भविष्य को बदल सकते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए। अभी चुनाव हुआ था कुछ महीनों पहले, आपने देखा कि इन नतीजों में क्या हुआ। लोग समझने लगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मंच पर आकर कुछ भी कह डालते हैं, लेकिन जब काम का समय होता है, जब न्याय का समय होता है, जब सच्चाई का समय होता है, तो ये दिखते तक नहीं है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए। देखिए, आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ताकि उनका भविष्य बने। माँ बाप खुश कब होते हैं? बच्चा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, हमें भी लगता है, बहन आपको भी लगता होगा, बड़ा होगा, आपकी देखभाल करेगा, आपका पालन पोषण करेगा। मतलब पालन पोषण नहीं, आपकी देखभाल करेगा, आपने पालन पोषण किया है उसका। तो आपको लगता होगा कि मैं किस लिए कर रही हूं इतना संघर्ष, महंगाई इतनी है, कुछ खरीद नहीं पा रही हूं, त्योहार आ रहा है, घर की लिपाई पुताई करनी है, घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, त्योहार मनाना है। घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट क्यों हो रही है? खुशी के साथ साथ घबराहट हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, ऐसे ऐसे कानून जिससे किसान की कमाई नहीं हो पा रही है। तो आप बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यहां की बेरोजगारी हटानी है कि नहीं हटानी है? ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहां पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए, डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवे स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म। अब इंतजार करो, भर्ती नहीं निकलती। अब उसको लगता है कि भाई भर्ती निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, करते करते इंतजार करता है, भर्ती नहीं निकलती, बेरोजगार रहता है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देता, ये सोच के कि चलो मैंने पेपर कर लिया, कभी ना कभी तो निकलेगी। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, हर तरह से आपको पीस रखा है, आपको घेरा हुआ है। तो समय आ गया है, चुनाव है, चुनाव की गंभीरता को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको कह रही है, और आपको देखना चाहिए कि हमारे जहां जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, उनमें हम क्या क्या कर रहे हैं। बुजुर्गों को, दिव्यांगों को विधवा पेंशन 6,000 रुपए महीना हम दे रहे हैं। ये आपको हम कह रहे हैं कि हम हरियाणा में देने जा रहे हैं। मेरी बहनों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे सरकार से, क्योंकि बहनें, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है, आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं रहा है। आप खेती में भी मेहनत करेंगी, जॉब भी करेंगी, ऑफिस में काम भी करेंगी, तब भी आप घर पे आकर मेहनत करती हैं, तब भी घर पे खाना आप पकाएंगी, बच्चों का देखभाल आप करेंगी, परिवार के सब सदस्यों का देखभाल करेंगी। जब तक सब सोएंगे नहीं, तब तक आप नहीं सोगी, है कि नहीं? कोई पहचानता है इस मेहनत को? हम कह रहे हैं, हम पहचानते हैं। आपको हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे इस मेहनत के लिए, ताकि आप कम से कम अपने पैरों पे, आप थोड़ा सा अपना पैसा रख सकते हैं, अपने पैरों पे अपनी तरह से खड़े हो सकते हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, आप खरीद नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी कह रही है गैस के सिलेंडर को 500 रुपए में आपको दिया जाएगा।
मतलब आप 500 रुपए में उसको खरीद पाएंगे। जो 2 लाख पद खाली हैं, 10 सालों से भाजपा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भैया के साथ 2 दिन पहले मैं हरियाणा में ही कुछ लोगों से मिली, ट्रक चलाते हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको एक स्कीम आपके लिए निकालनी होती जिससे आपका फायदा होता, वो कैसी स्कीम होती, कौन सी स्कीम होती? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की स्कीम होनी चाहिए। एक ने कहा मैं राजस्थानी हूं, जब अशोक जी और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो मैंने अपनी माताजी का इलाज 80,000 रुपए का इलाज, किडनी का की समस्या थी, मैंने उनका इलाज मुफ्त में कराया। ऐसी स्कीम यहां हरियाणा में भी लाओ। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूं कि 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सरकार आपका कराएगी, चाहे कुछ भी आपकी बीमारी हो। राजस्थान में कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंटों का इलाज हुआ, मैं मिली उनसे, इतने खुश थे और हम भी खुश थे कि भाई हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये जो सारा पैसा आपसे लूटा जाता है दिन रात, जो भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, अडानी अंबानी जी की सरकार जो आपसे रोज लूट रही है, ये पैसा वापस आपकी जेब में आना चाहिए, वापस आपको मिलना चाहिए। कैसे? इन्हीं स्कीमों के द्वारा। ये 25 लाख का मुफ्त इलाज, ये बीमा, ये जो 2-2 हजार रुपए महिलाओं को मिलेंगे, जो बुजुर्गों और दिव्यांगों को और विधवाओं को 6,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान जो मिलेगा, ये सब आप ही के पैसों से जो आज आपसे लूटे जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, उन पैसों से आएगा ये पैसा, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी जेब में जाना चाहिए। मैंने एमएसपी की बात की, इसकी गारंटी दे रहे हैं हम, गारंटी दे रहे हैं कि आपको मिलेगी। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम आपके लिए सड़कों पे उतरे हैं, हमने संघर्ष किया है, चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे विनेश जी हो, हम सब ने आपके लिए संघर्ष किया है और करते रहेंगे। हम सब आपके लिए दिन रात समर्पित रहेंगे। आप याद रखिए कि कौन आपके लिए खड़ा रहता है और कौन आपके लिए सच्चाई से काम करना चाहता है। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं कि विनेश उनमें से है, क्योंकि जब हमने राजनीति में आने की बात की तो इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, ये नहीं कहा। हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि करना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे से कहा, दीदी सच बताओ, मुझे गलत बात मत बताओ। राजनीति में आने से क्या जो ये मेरी न्याय की लड़ाई है हरियाणा की लड़कियों के लिए, हरियाणा की मेरी बहनों के लिए, इसको मजबूती मिलेगी कि नहीं? अगर मजबूती मिलेगी तभी मैं राजनीति में आऊंगी, ये बोला है। मैंने बोला विनेश मिलेगी, मजबूती मिलेगी, तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी बहनों को मिलेगी, हरियाणा की एक एक लड़की को मिलेगी। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं, माताओं से कहना चाहती हूं, हरियाणा की एक एक नौजवान लड़की से कहना चाहती हूं, खड़े हो जाओ विनेश के साथ, खड़े हो जाओ इनके साथ। हिम्मत है इस लड़की में। इसने कहा कि ये टूट गई थी, लेकिन मैं जानती हूं ये टूटी नहीं, ये टूटी नहीं। इसको लग रहा था कि टूट जाएगी, लेकिन तब भी खड़ी हुई, ओलंपिक्स में गई, हराया, जापानी गोल्ड मेडलिस्ट को हराया। मैं और मेरी बेटी टीवी पे देख रहे थे, कूदने लग गए हम दोनों कि देखो हमारे देश के लिए क्या किया है, देखो इसके साथ कितना अन्याय हुआ। मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, इसको घसीटा, सड़क पे मारा, पीटा,
लेकिन देखो तब भी झुकी नहीं, पीछे हटी नहीं, लड़ती रही, टूटी नहीं, ओलंपिक्स में गई और लड़ी हमारे लिए। और पूरा देश आज विनेश के साथ है, क्योंकि ये देश ही ऐसा देश है। इस देश का स्वभाव है कि ये देश सच्चाई को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, न्याय चाहता है, और हमेशा यही लड़ाई इस देश के वासियों ने लड़ी है। तो आज इस चुनाव में मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, अपनी लड़ाई लड़ो, हम सब साथ में लड़ेंगे। एक नई सरकार लाओ, भाजपा के एक एक नेता को दिखाओ कि ये असत्य, ये लूट, ये भ्रष्टाचार, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक सरकार चाहिए जो आपके लिए दिन रात काम करके दिखाए। यही आपका संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए महात्मा गांधी जी लड़े, शास्त्री जी लड़े, इसीलिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता, तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हिम्मत बनाओ, लड़ो, बदलो इस सरकार को, हटा दो इस भाजपा को। कांग्रेस की लहर आपके सम्मान की लहर है। पूरे हरियाणा में ये लहर छा गई है। वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाकर, विनेश को अपना वोट देकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, कुछ लंबा भी बोली मैं, तो आपको घर भी जाना पड़ेगा। अभी काफी समय से बैठी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी नेता सम्मानीय प्रियंका गांधी जी के लिए, जिन्होंने अपना बहुत ही शानदार उद्बोधन दिया। सम्मानित मंच पर हमारे बीच में पंजाब से आए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राजा अमरेंद्र सिंह वड़िंग का भी हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से जुलाना की धरती पर यह उत्साह भरने का काम किया है। अपनी बहन के लिए यहाँ पर आई है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने समय समय पर हमारी बहन के इस चुनाव को संभाला है, लड़ा है और अपना चुनाव मानकर फिक्र करते हैं। आपकी जुलाना की इस धरती पे बहुत बहुत आभार। सभी साथियों का एक जोश के साथ आप जाएं और विनेश को भारी बहुमत के साथ जिताएं।